देखिए, देश में हिंदू और मुसलमानों की आबादी का मुद्दा हमेशा से ही गर्म रहा है। इस मुद्दे पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी नेता नवनीत राणा के बयान का जवाब दिया है। अब उन्होंने कहा कि हिंदुओं को भी ज्यादा बच्चे पैदा करने से किसी ने नहीं रोका। इससे पहले नवनीत राणा ने कहा था कि हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। मैं तो 6 पैदा करा, आप भी करो। कौन बोल रहे हैं? आपको कोई रोक टोक है क्या? एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का ये जवाब बीजेपी नेता नवनीत राणा के इस बयान पर आया। 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने, बहनों ने, हमने करना चाहिए। जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने ये भी कहा कि तेलंगाना की सरकार ने तो अब नियम भी बदल दिया है। हमारे तेलंगाना में 2 दिन पहले एक बिल पास हुआ। हमारे पास जैसे महाराष्ट्र में कानून 2 बच्चे रहते तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते म्यूनसिपैलिटी, हमने कानून पास के निकाल दिया उसको। और आज से 8 दिन 10 दिन पहले आप जाइए, मोहन भागवत चंद्रबाबू नायडू बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं कि 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करो। अरे करो ना भाई, कौन रोक रहा है तुम्हारे को? पूरा मामला उन दावों से जुड़ा है जिनमें ये डर जताया जाता है कि मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और हिंदुओं को भी तेजी से आबादी बढ़ाकर उसका मुकाबला करना चाहिए। जिस टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर की बात हो रही है, उसका मतलब है कि एक महिला अपने प्रजनन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। आमतौर पर 15 से 49 वर्ष को प्रजनन काल माना जाता है और अगर TFR 2.1 हो तो उसे रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी माना जाता है, जिससे जनसंख्या स्थिर रहती है। और अब एक नजर डालते हैं भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR पर। पूरे भारत की बात अगर हम कर लें तो सन 2001 की जनगणना के मुताबिक TFR 3.2 थी, जिसमें 1 की कमी आई। और 2011 की जनगणना में तो इसके मुताबिक जो है 2 TFR रह गया है। देखिए, भारत में हिंदुओं की बात कर लें तो 2001 की जनगणना के मुताबिक TFR 3.1 था और उसमें 1 की कमी आई है और वो हो गया है अब हिंदुओं का TFR रेट 2.1। और मुसलमानों की बात कर ले तो 2001 में उनका TFR 4.1 था। 2011 की जनगणना के मुताबिक 2.7 रह गया, यानी कि उसमें 1.4% की कमी आई है। अब ओवैसी इसी का जिक्र कर रहे हैं। मुस्लिमों का TFR सबसे तेजी से कम हुआ है, यानी 1.4 रेट जो TFR है वो कम हुआ है, लेकिन वो अब भी हिंदुओं की टोटल फर्टिलिटी रेट से काफी अधिक है। तो देखिए, इसलिए बार बार ये बात उठती है कि TFR रेट जो है वो हिंदुओं को बढ़ाना चाहिए और जो आबादी है वो हिंदुओं को बढ़ानी चाहिए। चलिए अगली खबर का रुख कर देते हैं आशुतोष। बिल्कुल, दिल्ली से, क्योंकि 2020 के दिल्ली दंगों के 2 आरोपियों उमर खालिद और शर्जिल इमाम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को आज जमानत देने से इनकार कर दिया है, लेकिन कोर्ट ने बाकी 5 आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि उमर और शर्जील के खिलाफ आरोपों की तुलना बाकियों से नहीं की जा सकती, इसलिए बाकियों को जमानत दी जा रही है। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के 2 आरोपियों उमर खालिद और शर्जिल इमाम को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद कुमार और NV अंजारिया की बेंच ने कहा कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम की भूमिका की तुलना बाकी आरोपियों से नहीं की जा सकती। दोनों के खिलाफ पहली नजर में UAPA के तहत आपराधिक साजिश के सबूत मौजूद हैं। दोनों को ट्रायल में देरी का फायदा नहीं दिया जा सकता, लिहाजा जमानत न देने का हाई कोर्ट का फैसला कायम रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 5 आरोपियों को जमानत दे दी। ये हैं मीरा हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफाउर रहमान, मोहम्मद शकील खान और शादाब अहमद। बाकियों को बेल दी है, इन दोनों को बेल नहीं दी, तो मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड में ऐसा होगा जो इनका केस दूसरों से जुदा लगता है। उमर खालिद और शर्जिल इमाम करीब 5 साल से जेल में हैं। जिन आरोपियों को जमानत दी गई है उन्हें सुप्रीम कोर्ट की 12 शर्तों का पालन करना होगा। देखिए, कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क के गवर्नर ने चिट्ठी लिखी थी, उमर खालिद के केस को लेकर लिखा था कि उनकी उस पर नजर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ममदानी को जवाब दे दिया। चलिए अगली खबर का रुख कर देते हैं। नए साल में उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार मुहिम छेड़े हुए। बीते 24 घंटे में कम से कम 4 जिलों में अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इन एनकाउंटर्स में 1 अपराधी मारा गया है, यानी उसका काम तमाम, और 5 अपराधी घायल होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। देखिए मेरठ और सुल्तानपुर में क्या क्या हुआ। मेरठ में पुलिस के कंधे पर लटक कर चल रहा ये शख्स गोकशी का आरोपी सफदर है। सरूरपुर थाना इलाके में कर्नावल रोड पर पुलिस को उसकी मौजूदगी की खबर मिली। पुलिस ने उसे तुरंत घेर लिया। इसको रोकने का प्रयास किया गया,
जब इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायर खोला तब आत्मरक्षार्थ भी पुलिस टीम ने इस व्यक्ति पर फायर खोला, जिसमें इस व्यक्ति के दाहिने पैर पर गोली लगी है और इसको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर सुल्तानपुर में सोमवार सुबह 2 जिलों की पुलिस ने एक बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया। खुफिया सूचना के आधार पर 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश तालिब उर्फ आजम खान को लम्भुआ थाना क्षेत्र में घेरा गया। घिरते देख उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया। उसे तुरंत करीब के अस्पताल में ले जाया गया। हालात गंभीर थे, इसलिए उसे बड़े अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ गैंगरेप समेत 17 आपराधिक केस दर्ज थे। उत्तर प्रदेश से अब यह खबर है क्योंकि यूपी के फिरोजाबाद में भी एक इनामी बदमाश एनकाउंटर के बाद गिरफ्त में आया है। देखिए उधर हापुड़ में गोवंश तस्करी के 4 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया है। रिपोर्ट देखिए। फिरोजाबाद के टुंडला में जिस अपराधी को पुलिस अपने कंधों पर लटकाए ला रही है वो 10,000 का इनामी बदमाश कमल उर्फ राकेश है। पुलिस के मुताबिक वो किसी नई वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे घेरा तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में वो घायल हो गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ लूट और चोरी के कम से कम 6 केस अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान बरामद किया। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहां पुलिस सुरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए। उधर हापुड़ में गढ़ मुक्तेश्वर कोतवाली पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गोकशी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 2 आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गए। उनके कब्जे से जिंदा गोवंश, कार और बाइक बरामद हुए। तो चलिए एक अच्छी खबर आपके सामने रख देते हैं। उत्तर प्रदेश के उन लाखों युवाओं के लिए जो पुलिस में भर्ती के इच्छुक हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में भर्ती प्रक्रियाओं में देरी के कारण उनकी उम्र निकल गई थी। देखिए, पहले कोरोना के कारण, फिर परीक्षाओं के टलने और फिर अन्य प्रशासनिक वजहों से भर्तियां समय पर नहीं हो सकती। इस कारण कड़ी मेहनत के बावजूद उम्र सीमा पार होने के कारण कई युवाओं का सपना अधूरा रह गया था, लेकिन अब पूरा हो पाएगा। बिल्कुल, ये अच्छी खबर है और उन लोगों के लिए जो इसके दायरे में आते हैं बहुत प्रसन्न है। जैसे योगी सरकार ने 2025 के लिए यूपी पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दे दी। पूरे 3 वर्ष की छूट मिली है। यूपी सरकार ने 32,679 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है और अब वो युवा भी आवेदन कर पाएंगे जिनकी पहले उम्र निकल चुकी थी। आपको बता देते हैं कि आयु में छूट किन पदों पर लागू होगी, आज तो ये जानना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, गौर से सुनिए। देखिए, ये है आरक्षित नागरिक पुलिस, पुरुष और महिला दोनों, और पीएससी आरक्षित, सशस्त्र पुलिस, विशेष सुरक्षा बल, इनमें भी आयु सीमा की 3 वर्ष की छूट है। साथ ही महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर, पुरुष महिला सबके लिए। और इन पदों पर भर्ती के लिए आयु की गणना 1 जुलाई 2025 को आधार मानकर की जाएगी। सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी, जबकि अधिकतम आयु 25 वर्ष की हो गई है, क्योंकि छूट 3 वर्ष की मिल गई है। बिल्कुल, तो सामान्य वर्ग के वो पुरुष फॉर्म भर पाएंगे जिनकी जन्म तिथि 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2007 के बीच है। देखिए, सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी और अधिकतम आयु छूट के बाद 28 वर्ष हो गई है। समान वर्ग की महिलाएं जिनकी जन्म तिथि 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2007 के बीच है, वो अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात कर लेते हैं। ये ओबीसी और अनुसूचित जाति एससी वर्ग के लिए, और इसके अलावा एसटी वर्गों को पहले से मिलने वाली 5 साल की छूट के साथ अब 3 साल की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी, यानी कि 8 साल की छूट मिल जाएगी। बिल्कुल, और इसके बाद इन वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु हो जाएगी 30 वर्ष। और देखिए, वो पुरुष अप्लाई कर पाएंगे जिनकी जन्म तिथि 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 के बीच होगी, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु होगी 33 वर्ष। वो महिलाएं अप्लाई कर पाएंगे जिनकी जन्म तिथि कब से? देखिए 2 जुलाई 1992 से 1 जुलाई 2007 के बीच होगी, वे भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो आशु, आप भी अप्लाई कर पाएंगे लग रहा है? नहीं, हम बहुत बढ़िया समाचार हम दे रहे हैं। हम उन लोगों के लिए बहुत शुभकामनाएं देंगे जो कि इसको डिजर्व करते हैं और जो चाहते हैं।